देखिए, हम लोग यहाँ पे एग्ज़ाम प्लानिंग फॉर लोको पायलट इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है। और सबसे पहले तो यही चीज़ ज़रूरी पड़ेगा हमको कि हमारे पास प्लान रेडी होना चाहिए, तभी तो हम उस प्लान पे आगे बढ़ेंगे। हाँ। नहीं तो फिर नॉर्मली क्या होता है, हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं और हमें कुछ पता ही नहीं होता है। हाँ। तो हम बस उसी प्लानिंग को ध्यान में रखेंगे हमेशा। तो सबसे पहले देखेंगे, इसमें 3 एग्ज़ाम होती है, CBT 1, CBT 2 और CBT 3। तो बहुत सारे स्टूडेंट अभी बोलते हैं कि CET आ जाएगा तो ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। CET बोल रहा बहुत सारा, मतलब कॉन्सेप्ट आया था कि गवर्नमेंट CET लागू करने वाली है, यानी कि सभी एग्ज़ाम के लिए एक ही टेस्ट। अगर वो चीज़ भी आती है ना तो CBT 1 में वो चीज़ आएगी, CBT 2 और CBT 3 रहेगा ही रहेगा। मतलब PT टेस्ट जो है सबका कंबाइंड ले लो, जैसे कि जितना भी रेलवे में पोस्ट है या फिर SSC बैंकिंग जितना भी होता है सबके लिए एक टेस्ट ले लेगा, और जो कि कभी पॉसिबल ही नहीं लगता है। क्योंकि एक छोटा सा ग्रुप डी का जो टेस्ट होता है या कोई भी, तो उसके लिए तो उसको 135 शिफ्ट 140 शिफ्ट में एग्ज़ाम लेना पड़ता है। और जबकि गवर्नमेंट कह रही है कि CET हम लेंगे साल में 2 बार। इतने लगभग में 4 करोड़ से ज़्यादा स्टूडेंट है, तो कैसे एग्ज़ाम हो पाएगा 2 बार साल में? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तो बस एक कॉन्सेप्ट था और जो कि आया और चल गया। उससे पहले एक कॉन्सेप्ट ये था कि रेलवे में जितना ही पोस्ट है उसकी बहाली करेगा UPSC। UPSC को उतना फुर्सत थोड़े। तो अगर CET वाला यही है, ये चीज़ यही गवर्नमेंट लाया था UPSC वाला कॉन्सेप्ट, तो UPSC वाला कहाँ गया? अभी तक तो हुआ नहीं कुछ भी। तो ऐसा कुछ भी नहीं, बस मार्केट में आती वो चीज़ और बाद में जा करके ख़त्म हो जाती है। और चीज़ें जो चीज़ पहले से चल रही है वही चीज़ रहेगी। अगर CET लागू हो भी जाता है तो CBT 1 को ही आप CET मान लेंगे और CBT 2 वैसा ही रहेगा, CBT 3 भी वैसा ही रहेगा। तो इसके लिए कन्फ्यूजन नहीं रखना है। आपको तो पता ही नहीं था CET क्या होता है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, मतलब कि वो सिर्फ एक कॉन्सेप्ट दिया गया था और कुछ नहीं था। तो अब देखिए, हमें लोको पायलट बनने के लिए 3 को एग्ज़ाम निकालना होगा, CBT 1, CBT 2 और CBT 3। मतलब पूरा प्रक्रिया हम लेके के चलेंगे तभी तो हम कुछ भी कर पाएंगे, मतलब कि पढ़ाई में मेरा मन लगेगा या फिर अभी कितना पढ़ें कितना बचा हुआ, ये सब चीज़ें। तो देखते हैं CBT 1 का सिलेबस, CBT 2 का सिलेबस और CBT 3 का सिलेबस। CBT 3 को ही साइको टेस्ट कहा जाता है। साइको टेस्ट CBT 3 को ही कहा जाता है। और देखिए सबसे इम्पोर्टेंट, देखिए CBT 1 और CBT 2 के बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए सबसे पहला जो सब्जेक्ट है वो है मैथ्स, दूसरा है रीजनिंग, तीसरा जो सब्जेक्ट है वो है साइंस, जिसमें कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आती है। चौथा जो सब्जेक्ट है वो है करंट अफेयर्स या फिर GA, जनरल अवेयरनेस इसको कहा जाता है। चलिए करंट अफेयर्स को अलग कर देते हैं। और पांचवा जो है अब वो इसको GA यानी कि जनरल अवेयरनेस कहा जा सकता है। ये इसका सिलेबस रहा। अब स्टूडेंट जो है पिछला एग्ज़ाम में क्या गलती किया था, वो यही सिलेबस को पढ़ लिया था और उसको करना क्या चाहिए था, उसको पैटर्न के अनुसार पढ़ना चाहिए था। पैटर्न मतलब कि एग्ज़ाम होगी 75 मार्क्स की, 75 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, 60 मिनट का उसको समय मिलेगा, 60 मिनट का समय मिलेगा और 75 नंबर का टेस्ट होगा, CBT 1, है ना। अब इसमें देखिए किस में से कितना क्वेश्चन पूछेगा। मैथ और रीजनिंग दोनों मिला के क्वेश्चन पूछेगा 40। मैथ और रीजनिंग दोनों मिला के क्वेश्चन पूछेगा कितना, 40। या 15 मैथ पूछ ले या 25 रीजनिंग पूछ ले, या फिर 22 रीजनिंग पूछ ले, मैथ 18 पूछ ले, यानी दोनों मिला करके पूछेगा 40। इसलिए हम दोनों को मीडियम में रखते हैं, 20-20 रखते हैं। 20 क्वेश्चन मैथ का, 20 क्वेश्चन रीजनिंग का, ठीक है। 40 क्वेश्चन आपका मैथ और रीजनिंग से हो गया। अब देखिए तीसरा होता है साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो देखिए इसमें से क्वेश्चन पूछेगा 25 क्वेश्चन। 75 में से देखिए 20 40 और 25 65 नंबर, यहाँ पे आ गया 65 नंबर। अब देखिए अब आगे है करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस। अब बच गया कितना, 75 में 65 नंबर तो यही निकल गया, बच गया कितना, 10 नंबर ना, 10 नंबर बचा। अब 10 नंबर में करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस है, तो 10 में से लगभग में 5 क्वेश्चन तो करंट अफेयर्स का पकड़ ही लीजिए। 10 में से 5 क्वेश्चन करंट अफेयर्स में, 4 से 5 कन्फर्म आएगा ही आएगा। अब देखिए GA में कितना बच गया, 5 क्वेश्चन। और अभी आप देखेंगे तो GA यानी जनरल अवेयरनेस, तो वैसे सिलेबस में दिया है GA यानी जनरल अवेयरनेस ऑन करंट अफेयर्स,
मतलब करंट अफेयर्स के पर आधारित जनरल अवेयरनेस पूछेगा, मतलब पूरा मतलब घुमा फिरा के वही पूरा सब्जेक्ट लेके आ जाता है। इसमें देखिए आता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, बेसिक जीके, उसके बाद गेम जीके, गेम जीके, उसका फिर कंप्यूटर भी इसी में आता है। 5 ही क्वेश्चन में इतना सारा है। ठीक है। हिस्ट्री इसका चैप्टर गिनेंगे तो लगभग हमें 400 से भी ज़्यादा चैप्टर बहुत सारा आएगा। जाना। ज्योग्राफी इसमें भी 300-400 चैप्टर आएगा। इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, बेसिक जीके, गेम जीके, कंप्यूटर। अब स्टूडेंट पिछला बार क्या किया था, उसने बस पैटर्न को देखा ही नहीं और वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी ये सब भी पर भी उतना ही ध्यान दिया जितना कि मैथ और रीजनिंग पे दिया था। जबकि स्मार्ट तरीका ये रहा था कि मैथ, रीजनिंग, साइंस ही पढ़ना चाहिए था, उससे फिर रिजल्ट आता। और ये तो एग्ज़ाम बस सिर्फ क्वालिफाइंग थी। तो ये गलती कर दिया था पिछले बार का स्टूडेंट सब। तो ये गलती नहीं करना है, हमें बस पैटर्न को भी ध्यान में रखना है। लेकिन जैसे जिसका ज़्यादा वैल्यू है उसको हम पहले पढ़ लेंगे और उसके बाद हमको टाइम मिलेगा तो इसको भी पढ़ लेंगे। एक एक नंबर मायने रखता है, ठीक है ना। तो ये तो रहा आपका CBT1 का, ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स है। रेलवे तो बोलता है कि 35%, 30% या 40%, 42% पर रिजल्ट दे देंगे। लेकिन फिर से वही बात आती है, स्टूडेंट को लगता है कि 42% मार्क लाएंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा, जो कि सरासर गलत है। अब क्या है कि अब सोचिए कि क्वेश्चन इजी पूछ लिया और मैक्सिमम स्टूडेंट जो है 42% नंबर ले आए, तो सबको रिजल्ट थोड़े मिलेगा। जो सबसे टॉप में आएगा, ऊपर से आएगा, टॉप में आएगा हाँ, तो उसका रिजल्ट होगा। तो ये बस कट ऑफ जो दिया है वो बेकार की चीज़ है, उसका कोई मायने है ही नहीं। तो इसके CBT1 एग्ज़ाम को पास करने के लिए आपके पास कम से कम जो नंबर चाहिए 75 में से, आप सोचिए कि मेरा रिजल्ट आ जाए तो कम से कम 60 नंबर, 55 नंबर ज़रूर चाहिए। यानी कि 50%, 50 से अगर 55 के बीच आपका नंबर है तो आप सोचते हैं कि मेरा रिजल्ट 25% आ सकता है। 55 से 60 के बीच में है तो सोचिए कि मेरा रिजल्ट जो है 60 से 70% तक है कि आ जाएगा, कंफर्म नहीं बता सकते। और 65 प्लस है तो आप 100% कंफर्म है लगभग में कि आपका रिजल्ट आ ही जाएगा। ओनल बन जाएगा। तो बस आप यही चीज़ ध्यान रखिए कि हमको जो रिजल्ट मिलेगा मतलब कि 75 नंबर का टोटल टेस्ट होगा और हमको नंबर चाहिए 55 और 65 के बीच में नंबर चाहिए। 65 प्लस में जाएगा तो फिर आपका तैयारी ख़राब हो जाएगा, उतना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो 55 से 65 के बीच हमको नंबर लाएंगे, ईजिली रूप से हम CBT1 एग्ज़ाम को क्रैक कर जाएंगे। अब देखिए CBT1 और CBT2 में अंतर क्या है। CBT1 क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है, CBT2 का मेरिट में नंबर जुड़ता है। क्वालिफाइंग क्या होती है, मेरिट क्या होती है, वो जान लीजिए। जैसे कि CBT1 में कोई स्टूडेंट लाया 45 मार्क्स, उसका भी रिजल्ट है। कोई स्टूडेंट लाया 50 मार्क्स, उसका भी रिजल्ट है। कोई 55 लाया, उसका भी रिजल्ट है। कोई 65 लाया, उसका भी रिजल्ट है। तो रेलवे के नज़र में वो चारों स्टूडेंट का हैसियत बराबरी का है कि वो सिर्फ क्वालिफाई किया है। उसने कितना नंबर लाया का क्वालिफाई किया, इससे रेलवे को कोई मतलब नहीं है, बस क्वालिफाई किया है और कुछ नहीं, ठीक है। CBT1 का ये मतलब हुआ। जबकि CBT2 में अगर आपका 65 आता है, 70 आता है, 72 आता है, 75 आता है, 80 आता है, तो रेलवे के अनुसार जो 80 नंबर लाया है वो अच्छा स्टूडेंट है, वो मेरिट में ऊपर रहेगा और हर चीज़ में उसको पहले बुलाएगा। पहले मेडिकल के लिए बुलाएगा या फिर पहले जो आपका जो जोन का सिलेक्शन होता है उसके लिए भी आपको पहले पूछेगा कि आप कौन सा स्टेशन लेना चाहते हैं। तो चॉइस आपकी पहली रहेगी और जिसका नंबर कम रहेगा उसको वेटिंग में भी डाल सकता है। इसलिए हम लोग कोशिश करेंगे कि भले ही टॉपर में ना आ जाए लेकिन मीडियम में ज़रूर आए। और अब जैसे 60 पे रिजल्ट दे रहा है और 60 ही नंबर ला कर हम बैठे हुए हैं और 2 साल से आपको वेटिंग में ही बैठा देगा। तो अगर रिजल्ट हमको 75-80 पे दे रहा है तो कम से कम 72-73 नंबर तो हमें ज़रूर चाहिए और इसी प्लानिंग के साथ हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए CBT1 को क्रैक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैथ, रीजनिंग, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सब चीज़ हमको पढ़ना है, इतना ही चीज़ पढ़ना है। और सेम यही चीज़ आपको CBT2 में भी पढ़ना है, वही पूछेगा, सेम यही चीज़, सेम सिलेबस। अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये होता है कि मैथ है, रीजनिंग है, जो अब पता नहीं इस बार क्या क्वेश्चन पूछ देगा। तो आपको हम बता दें, मैथ में से जो टॉपिक आज से 20 साल पहले पूछता था, 25 साल पहले पूछता था, या फिर जो आज इंडिया में पढ़ाई होता है
वही मैथ पाकिस्तान में भी पढ़ाई होता है, वही मैथ अमेरिका में भी पढ़ाई होता है, वही मैथ पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड में पढ़ाई होता है, क्योंकि मैथ सेम ही होता है, सेम। टॉपिक सेम ही होता है। भले ही क्वेश्चन कितना भी टेढ़ा पूछ दे, अब देखिए जोड़ घटाओ गुना भाग तो वही रहेगा ना, वही जो हम इंडिया में पढ़ते वही अमेरिका में पढ़ते हैं। और इंडिया का जो पढ़ाई का कल्चर है वो ब्रिटिश का है, और ब्रिटिश आपको पता है पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड पे राज किया था, तो सब जगह तो ब्रिटिश ही पढ़ाई चल रहा है। तो रूल कहीं भी गलत नहीं होता है, सेम पढ़ाई होता है। साइंस में भी सेम टॉपिक पढ़ेगा, अलग क्या होगा हिस्ट्री। अभी हम लोग इंडिया में पढ़े थे, इंडिया की हिस्ट्री पढ़ेंगे, इंडियन एग्जाम के अनुसार पढ़ेंगे कुछ भी चीज़। अब वही दूसरे देश में हिस्ट्री पढ़ाया जाएगा तो वो अपना हिस्ट्री पढ़ाएगा। वैसे हम वर्ल्ड हिस्ट्री के रूप में जो चीज़ पढ़ेंगे वही वर्ल्ड हिस्ट्री ऑल ओवर वर्ल्ड के जितने भी देश होंगे वो सब पढ़ेगा, है ना। जैसे चांद सितारे सूरज इसके बारे में हम भी पढ़ेंगे और अमेरिका वाला भी पढ़ेंगे, तो ये सब अंतर है और समानता भी है। तो देखिए CBT 1 को क्रैक करने के लिए हमें चाहिए 55 से 65 नंबर, और इसके लिए ये सब चीज़ें पढ़ाई करनी होगी। जैसे मैथ का 30 चैप्टर, रीजनिंग का 30 चैप्टर, और मैथ रीजनिंग का कभी नहीं बदलता है। आज से मतलब 20 साल पहले जो था वही आज भी है, और आज के 20 साल के बाद भी वही रहेगा। भले ही वो पैटर्न चेंज कर दे, सिलेबस नहीं चेंज कर सकता। पैटर्न मतलब कि अगला हो सकता है बोल दे कि 20 नंबर नहीं पूछेंगे, 10 ही नंबर पूछेंगे। अगला हो सकता है कि GA में से 5 पूछ रहा है, बोला कि 25 पूछेंगे। तो पैटर्न चेंज हो सकता है, और हमें अपना पढ़ाई पे फोकस करेंगे कहाँ, कैसे, पैटर्न के अनुसार, कि हमें जहाँ जो ज़्यादा क्वेश्चन पूछे उसको ज़्यादा रिवाइज करेंगे, ज़्यादा उसको पढ़ेंगे। और ज़्यादा टॉपिक है ही नहीं, मैथ का 30 चैप्टर, रीजनिंग का 30 चैप्टर, अब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। अब देखिए इस 25 में से फिजिक्स का रोल अहम होता है। वो 12 से 14 क्वेश्चन आपको 25 में से 12 से 14 क्वेश्चन आपका पूछेगा सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स में से। अब फिजिक्स में टोटल 22 चैप्टर है, वही 22 चैप्टर ऑल ओवर वर्ल्ड में पढ़ाई होता है जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। न्यूटन का नियम, न्यूटन यहाँ का थोड़े था, वो तो बाहर का था, तो उनका नियम सब जगह पढ़ता है। ग्रेविटी लॉ सब जगह पढ़ाई होती है, या फिर जितना भी चीज़ें साइंस में है सब जगह सेम चीज़ पढ़ाई होती है। ऐसा नहीं कि इंडिया का साइंस अलग है दूसरे देश का अलग है। तो हम पूरा वर्ल्ड का एग्जाम्पल इसलिए ले रहे हैं ताकि आपको समझ में आए कि मतलब एग्ज़ाम का जो चीज़ चलता है वो सेम ही रहता है। जैसे क्लास 10 में हम लोग यहाँ पे जो चीज़ पढ़ते हैं, हो सकता है भले वो किसी दूसरे स्टेट में या दूसरे कंट्री में उसको क्लास 7 में ही पढ़ा दे, क्लास 6 में ही पढ़ा, लेकिन टॉपिक सेम ही रहेगा, उसको पढ़ना ही पड़ेगा। चलिए आ गई समझ में। CBT 1 क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है, इतना चाहिए हमको। अब देखिए CBT 2 जो है ये क्वालिफाइंग एग्ज़ाम नहीं है। CBT 2 में देखिए 2 पार्ट होंगे, एक पार्ट A और दूसरा होगी पार्ट B। पार्ट A और पार्ट B। पार्ट A में क्या आएगा, यही सब चीज़ें आएंगी, मैथ्स, रीजनिंग। मैथ रीजनिंग सेम, जो सिलेबस इसका है वही सिलेबस इसका भी, जो टॉपिक इसमें है वही टॉपिक इसमें भी, दोनों सेम है। CBT 2 के लिए जो मैथ आप पढ़िएगा, जितना लेवल में पढ़िएगा उतना ही लेवल में इसको भी पढ़िएगा। लेकिन अब देखिए CBT 1 एग्ज़ाम क्वालिफाइंग थी, इसमें जनरली सब के सब स्टूडेंट इसमें भाग लिए थे, और अच्छे स्टूडेंट भी, थोड़ा कमज़ोर स्टूडेंट भी, मीडियम स्टूडेंट भी, और UPSC के टॉपर स्टूडेंट भी भाग लिया होगा, IIT के पास स्टूडेंट भी भाग लिया होगा, और एक नॉर्मल सा 12 पास स्टूडेंट भी भाग लिया होगा इसमें। इसलिए CBT 1 का मैथ रीजनिंग चलो जनरली हम निकाल सकते हैं। अब क्या होगा, मेन कंपटीशन होगा CBT 2 में। यहाँ पे जो स्टूडेंट टेस्ट देगा वो CBT 1 में से छट के आया वहाँ पे, तो सबके सब की तैयारी अच्छी होगी, और अच्छी तैयारी में से भी और जो अच्छा से तैयार किया होगा उसका यहाँ पे टक्कर होगा। मतलब राउंड 1 में तक खत्म हो गया, फिर राउंड 2 में तो अच्छे मिलेंगे ना मुकाबले। यानी सोचिए ये हुआ लीग मैच, ये हुआ सेमीफाइनल, फाइनल ये हुआ, तो सेमीफाइनल में अच्छा टीम भी रहेगा। लीग मैच में देखिए इंडिया को केन्या से भी भिड़ा देता है, जबकि सेमीफाइनल में उसको ऑस्ट्रेलिया से भी भिड़ना पड़ता है। केन्या, बांग्लादेश, जिम्बाब्वे, अफगानिस्तान को हरा करके सेमीफाइनल में पहुंचा सकता है, लेकिन सेमीफाइनल में तो हमको ऑस्ट्रेलिया को हरा के, दक्षिण अफ्रीका को हरा करके फाइनल पहुंचना होगा। तो वही समझिए। तो अब यहाँ का जो मैथ का जो लेवल होगा वो अपने आप में सुधारना पड़ेगा। यहाँ पे जितना हम लोग मेहनत किए थे उससे कहीं ज़्यादा हम लोग यहाँ पर मेहनत करेंगे। जो टॉपिक में कन्फ्यूजन था उस टॉपिक को और बेहतर ढंग से निखारेंगे। वैसे CBT 1 एग्ज़ाम के बाद CBT 2 के लिए कम से कम 2 महीने का आपको समय मिलेगा, लेकिन CBT 2 की तैयारी हम CBT 1 एग्ज़ाम से पहले ही करेंगे, क्योंकि उस 2 महीने में नहीं हो पाएगी। अब देखिए इसमें मैथ है, रीजनिंग है, अब एक नया जो सब्जेक्ट आ गया वो है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, यही जो है ना ये स्टूडेंट को फंसा दिया था।
ITI का जो स्टूडेंट था, ITI के जो स्टूडेंट थे वो सब बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में उलझ के रह गए थे, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग टॉपिक में उलझ के रह गए थे। और जो पॉलिटेक्निक बीटेक के स्टूडेंट थे उसको बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग नहीं भी पढ़ेगा ना, फिर भी वो 40 में से 35 नंबर आराम से ला देगा, क्योंकि पूरी चीज़ें इंजीनियरिंग की चीज़ें होती है। साइंस जो भी पूछता है सब इंजीनियरिंग साइंस होती है। तो इसलिए अगर आप ITI किए हैं तो इस टॉपिक पे अच्छे से ध्यान देना होगा। और कुछ नहीं, सिर्फ साइंस ही, आपको नोट्स देंगे और आपको सभी टॉपिक पढ़ाएंगे तो हो ही जाएगी। तो मैथ, रीजनिंग, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, मैथ में से क्वेश्चन पूछ लिया कितना, इसमें से क्वेश्चन पूछ लिया, मैथ रीजनिंग दोनों मिला के क्वेश्चन पूछता है 50। 50 नहीं पूछता। हाँ, अब 50 में से 30 पूछ ले रीजनिंग, 20 पूछ ले मैथ, बस वही या 50 25-25 कर ले, या फिर 27-23 कर ले। लेकिन हम इसको एवरेज लेते हैं 25 मैथ और 25 रीजनिंग का। बेसिक्स हम ऐसे नहीं बता रहे, हम वो जो प्रिंट देखे ना हमारे ऑफिस में, सेकंड का। तो वो वही, उसमें भी हम मिला करके देखे सब क्या दे रहा था। मैक्सिमम सेट में बस वही एवरेज चल रहा था। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में से 40 क्वेश्चन। अब आपको बताएंगे कि इसमें स्टूडेंट क्या गलती किया। अब बच गया कितना, 10 नंबर का। 10 नंबर में भी वही बस करंट अफेयर्स और GA। देखिए करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस, GA। तो अब इसमें से भी अब 10 नंबर बच गया। अब किसमें से क्या पूछेगा, है ना। हाँ, तो 3-4 क्वेश्चन इसमें से पूछ लेगा। 5-5 हाँ, 3-4 क्वेश्चन इसमें से पूछ लेगा। चलिए 5-5 इसमें भी लेके चलते हैं। बस 10 नंबर का ही मालिक, यहाँ भी 10 नंबर, यहाँ भी 10 नंबर। और मेन यहाँ पे क्या है, मैथ रीजनिंग का रोल इसमें भी है, मैथ रीजनिंग का रोल इसमें भी है। देखिए 25-25 50 नंबर और 20-20 40 नंबर, 50-40 दोनों मिला करके 90 नंबर यहाँ से पूछ रहा है। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में से 40 क्वेश्चन पूछ रहा है। इसका भी सिलेबस बस फिजिक्स ही है, ज़्यादा कुछ नहीं, फिजिक्स ही है। हाँ, और कंप्यूटर भी इसमें ऐड किया है। और कुछ नहीं, बस सबकी तैयारी हम आपको करवा देंगे। और इसको, यही सबसे इम्पोर्टेंट, यही आपका मेरिट तय करता है। अब देखिए, तो पता चल गया कि हमें क्या पढ़ना है। मैथ रीजनिंग ही पढ़ना है, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग इसमें कवर करेंगे। तो 90 नंबर में से, अब ये सब फिक्स टॉपिक है। मैथ रीजनिंग में से कोई स्टूडेंट सोचेगा कि इतिहास में से 40 में 40 नंबर ले आएंगे, तो पॉसिबल नहीं है, भले वो UPSC का स्टूडेंट हो। लेकिन एक नॉर्मल सा स्टूडेंट भी है और मैथ अच्छा सा पढ़ा है तो वो 40 में 40 नंबर ला सकता है ना। आप देखिए क्लास 10th में आप एग्ज़ाम दिए होंगे, तो वहाँ पे क्या दिए हुए हैं कि मैथ में ज़्यादा आपको नंबर मिला होगा अपेक्षाकृत हिंदी, संस्कृत, इतिहास, भूगोल, नागरिक उसके अपेक्षा में। क्योंकि इतिहास में जो भी लिखते हैं वो नंबर कट जाता है, या कन्फ्यूज हो जाते हैं, भूल भी सकते हैं। लेकिन मैथ में जो हम आंसर निकाल दिए, दुनिया का कोई ताकत नहीं उसको मिटा सकता। इतिहास के जो आंसर आएगा उसमें कन्फ्यूजन हो सकती है। एवरेस्ट की ऊंचाई में कन्फ्यूजन हो सकती है कि कभी 2 मीटर बढ़ जाती है, कभी 2 मीटर घट जाती है। अब क्वेश्चन जो सेट किया वो किस माइंड सेट से क्वेश्चन सेट किया है, तो वो चीज़ मायने रखती है। तो GK में से पूरा नंबर नहीं ला सकते, लेकिन मैथ रीजनिंग में से 100% नंबर ला सकते हैं और इसका तैयारी भी किया जा सकता है कम से कम समय में। तो ये रहा, इसमें क्वेश्चन पूछा आपको 100 नंबर का एग्जाम होगा, ठीक है, और 90 मिनट आपको समय मिलेगा, 90 मिनट का समय मिलेगा। इसमें रिजल्ट का उम्मीद आप रख सकते हैं अगर आपके पास लगभग में 65 से 75 नंबर के बीच आते हैं नंबर। तो वैसे भी आप ये टारगेट बना के चलिए, कोई भी एग्ज़ाम को हमको क्रैक करना है, चाहे किसी भी लेवल का हो, किसी भी, तो आप कोशिश कीजिए हमको 75% नंबर चाहिए, हमें 75 नंबर चाहिए। जो स्टूडेंट सेट बना के 65 नंबर 60 नंबर 65 नंबर में ला करके खुश हो रहे हैं, जब वो एग्ज़ाम में जाएंगे तो 10% नंबर घट जाती है। अब एग्ज़ाम का प्रेशर होता है, एग्ज़ाम प्रेशर की वजह से। देखिएगा आपके जो फाइनल मैच होता है ना, क्रिकेट का फाइनल मैच होता है, उसमें देखिएगा कि कम स्कोरिंग होगा, मैक्सिमम मैच में ऐसा ही होगा, कम स्कोरिंग होगा। नॉर्मली जो बनता है 350 रन, 320, 300, उसमें जाकर 275, 280 पे टीम सिमट जाएगा, लेकिन फिर भी जीत जाएगा। दोबारा जो खेलने उतरेगा, कि उसमें प्रेशर होता है, पूरा दुनिया का नज़र होता है उस पर। फाइनल है, वही बात है, एग्जाम में वही बात है। हम सेट बनाते हैं टेंशन फ्री होकर कहीं भी सेट बना लेते हैं, लेकिन जब एग्जाम में जाते हैं तो प्रेशर होता है, प्रेशर की वजह से परफॉर्मेंस घटती है और टाइम आपका बर्बाद होता है। तो उस चीज़ को हम पहले ही देख के चलेंगे। 65 से 75, 80 के बीच में हम नंबर लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन कोशिश करें कि 90% नंबर आ जाए तो आपका तैयारी ही खराब हो जाएगा। तो अगर आप सोचिए कि 90 नंबर लाएंगे
तो आप एक एक टॉपिक को ऐसा पढ़िएगा कि 10 क्वेश्चन याद होगा, 5 क्वेश्चन पिछले वाला कन्फ्यूजन में जाइएगा। तो हमें बस उतना ही पढ़ना जितना की ज़रूरत है, और 65 से 75-80 नंबर के बीच अगर हम नंबर लाते हैं तो रिजल्ट बिल्कुल आ जाएगी। हाँ, उतना पहले कंफर्म कर लें तो फिर हम आगे का पढ़ेंगे। हाँ सर। तो ये देखिए, ये आपका मेरिट तैयार करता है 25, 25, 50, 40, 90। 90 पता चल गया क्या क्या पढ़ना है हमको। अब देखिए साइको टेस्ट की बात। अब मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं, साइको टेस्ट की चर्चा अभी से करते हैं कि साइको टेस्ट अभी ये पढ़ लेते हैं। लेकिन हमारा सजेशन ये रहेगा कि साइको टेस्ट की जो तैयारी है वो CBT 1 एग्ज़ाम, CBT 2 एग्ज़ाम के बाद करनी चाहिए। CBT 2 एग्ज़ाम के बाद करना चाहिए। 5 ही टाइप का तो टेस्ट होता है ना। उसका क्लास जो है मैक्सिमम 5 से 7 दिन में आप क्लास कर सकते हैं। जब हम गए थे पटना क्लास करने के लिए, तो 1 सप्ताह का बोल के कराया गया था क्लास, और हम 5 दिन पढ़े थे, 2 दिन क्लास छोड़ दिए थे, भाग आए थे, क्योंकि 5 दिन में ही सब कुछ सीख गए थे। 2 दिन हमको सिलेबस होता है, सिलेबस होता है उसका, मेमोरी टेस्ट, ब्रिक टेस्ट, टेबल टेस्ट, फाइंड 6, मतलब 5 टाइप का होता है। तो वो सब चीज़ आपको हम सिखा देंगे। वैसे अभी आप आए हॉस्टल में, तो CBT 1 का पूरा तैयारी करवा देंगे, CBT 2 पूरा करवा देंगे, और साइको टेस्ट का भी मतलब मैक्सिमम चीज़ करवा करके आपको हम भेजेंगे। लेकिन जब CBT 2 एग्ज़ाम हो जाएगी उसके बाद साइको टेस्ट के लिए फिर दोबारा आइएगा यहाँ पर पढ़ने के लिए। पहले तो CBT 1 पास हाँ, और हमारा ये जो सिलेबस है ना, ये कोई बड़ी बात नहीं है, कोई ज़्यादा नहीं है। अभी आपको लग रहा हो कि चलो ज़्यादा है, ये कम है, ऐसा कुछ नहीं। ज़्यादा कम ये था, ये तो अभी है ही नहीं ये इसको, लेकिन इसको भी हम, इसका मेन टॉपिक आपको हम देंगे नोट्स बना करके, और मेन टॉपिक आपको पढ़ा देंगे। तो ये रहा हमारा प्लानिंग फॉर एग्ज़ाम, प्लानिंग फॉर लोको पायलट। हम लोको पायलट के लिए 3 टेस्ट निकालेंगे, और इसका बस 7 दिन का ही क्लास होता है, 7 डेज का क्लास होता है। और जो भी स्टूडेंट साइको की तैयारी करते हैं तो पहले वो CBT 1 और CBT 2 कन्फर्म कर ले, उसके बाद साइको टेस्ट। साइको टेस्ट सिर्फ और सिर्फ 7 दिन का। एक बेवकूफ़ से बेवकूफ़ स्टूडेंट होगा वो भी साइको टेस्ट सीख जाएगा। यहाँ तक हम आपको ये बोलते हैं कि साइको टेस्ट अगर कोई कहीं नहीं भी जाएगा ना पढ़ने के लिए, तो कॉमन सेंस लगा करके, कॉमन सेंस का ही चर्चा होता है। साइको टेस्ट का मतलब ये हुआ कि आप विपरीत परिस्थिति में ट्रेन को कैसे चलाएंगे, कैसे हैंडल करेंगे। जैसे कि अब आपके सामने 4 आदमी पटरी पे बैठा हुआ है, सोया हुआ है, उसको पता नहीं, ईयरफोन लगा के बैठा हुआ है, सोया हुआ है। अब आपकी नज़र उस पर पड़ गई है, आपको पता है कि ट्रेन का स्पीड कितना जा रहा है। अगर हम ब्रेक लगाते हैं उस स्पीड में तो ट्रेन का डब्बा पलट जाएगा, मतलब सैकड़ों लोगों को चोटें आ सकती है, जान भी जा सकती है। और सामने में 4 लोग हैं, अगर हम ट्रेन का ब्रेक नहीं लगाएंगे तो वो चारों मारा जाएगा। तो आपको ये सोचना है, आपको यहाँ पे दबाव वाली परिस्थिति है, 4 को बचाए या फिर सैकड़ों का जान जोखिम में डाले। तो वहाँ पे क्या होगा, आपको क्या काम करेगा कॉमन सेंस, कि स्पीड का कैलकुलेशन कितना है, स्पीड हमारा कितना है, और उस चारों जो पटरी पर बैठा हुआ जो खतरा है उससे हमारी दूरी कितनी है। अगर हम अभी इमरजेंसी ब्रेक लगाते हैं तो क्या उस दूरी को पूरा कर पाएगा। मतलब कि अगर हम ब्रेक लगाते हैं, अगर हम इमरजेंसी ब्रेक कभी भी लगाएंगे तो एक्सीडेंट तो होगा ही होगा। जैसे कि अगर हम सीधा पटरी है और थोड़ा सा चढ़ाई है तो इमरजेंसी ब्रेक लगाएंगे तो ट्रेन सुरक्षित रुकेगी, लेकिन कुछ यात्रियों को चोटें आएगी। लेकिन जब पटरी सोचिए घुमावदार है, वहाँ पे अगर हम इमरजेंसी ब्रेक लगाएंगे तो पूरा ट्रेन ही भाग जाएगा। तो वो सब चीज़ को ध्यान में रखें, यानी कि विपरीत परिस्थिति आ गई यहाँ पर ना, दबाव वाली स्थिति आ गई। तो उस दबाव वाली स्थिति में आपका जो ब्रेन है, आपका जो दिमाग है, क्या काम करता है ना, आपके पास कॉमन सेंस क्या रहती है, और आपको सही डिसीजन लेना होगा। फिर बाद में सबका चेकिंग होता है, जांच होता है कि ड्राइवर कौन सा डिसीजन लिया था, क्या वो गलत डिसीजन तो नहीं लिया था। अब पता चला कि ट्रेन बहुत स्पीड में है और ख़तरा भी बहुत दूर में है, और अभी हम इमरजेंसी ब्रेक लगा दिए, पूरा यात्री को उल्टा दिए। तो उसका दोबारा से चेकिंग होता है, पता किया था कि आखिर ड्राइवर के साथ क्या दिक्कत थी, परिस्थिति थी, और तो उसके अनुसार उस पर मतलब कि कार्रवाई होती है लोको पायलट के ऊपर। तो अब देखिए, तो साइको टेस्ट इसलिए लिया जाता है कि आपका दिमाग जो है विकट परिस्थिति में, विपरीत परिस्थिति में क्या काम करता है। तो अगर हमको पूरा सबका जान बचाना है और अगर वो चारों मर रहा है तो मरने भी दे सकते हैं, क्योंकि वो उसमें हमारी गलती नहीं है। अगर यात्री की जान जाएगी तो उसमें हमारी गलती हो सकती है कि हमने ब्रेक लगाया नहीं लगाया, लेकिन अगर वो चारों मरने के उद्देश्य से ही आया है तो भाई उद्देश्य पूरा कर दीजिए। चलिए ये रहा। तो साइको टेस्ट का मतलब कि आपका दिमाग जो विकट परिस्थिति में किस तरह से काम करता है। और हम स्टूडेंट को बस यही चीज़ सिखाते हैं स्टूडेंट को कि साइको टेस्ट में अगर आपसे 10 क्वेश्चन पूछ रहा है तो स्टूडेंट क्या बोल रहा है कि 10 में से 8 क्वेश्चन हम सही बनाएंगे और 2 क्वेश्चन हम गलती कर देंगे, है ना।
एक ऐसा ऐसा स्टूडेंट है कि 10 में से 6 क्वेश्चन वो बनाया है, ठीक है, और उसने सिर्फ 6 ही क्वेश्चन बनाया है और उसने गलती एक भी क्वेश्चन नहीं किया है, तो बताइए साइको टेस्ट में किसका रिजल्ट होगा? ये 6 का। क्यों? क्योंकि इसका तो 8 सही है, 2 ही गलत है, निगेटिव काटेगा तो 0.6 ही नंबर काटेगा, अच्छा, तो 7.3 नंबर इसको यहाँ से मिल जाएगा। एक दूसरे टाइप का स्टूडेंट है उसको तो 6 ही नंबर मिलेगा। तो इसको ऐसे समझिए कि रेलवे के अनुसार आपको 10 को सिग्नल पार करने को दिया गया है, 10 में से 8 सिग्नल आप सही पार किए हैं और 2 सिग्नल आप गलत पार किए हैं। 2 सिग्नल गलत का मतलब क्या? पूरा का पूरा ट्रेन का एक्सीडेंट। हाँ, अब 10 में से 6 ही सिग्नल पार किए हैं वो भी सही। और आपने गलत सिग्नल एक भी नहीं किया है, तो रेलवे के अनुसार क्या है, ये स्टूडेंट बेस्ट है, इसका साइको टेस्ट में मेरिट उससे ऊपर जाएगा। आ जाएगा। यही चीज़ का ध्यान में रखना है कि हमें बस गलती कम करना है और 42% मार्क्स पे वो पासिंग होती है, इसका भी नंबर जुड़ता है मेरिट में। इसका भी आ जाता है। हाँ, अब देखिए क्या है, अब देखिए आपको बता दें मेरिट कैसे तैयार होती है। 100 नंबर का यहाँ पे टेस्ट होती है, 100% यहाँ पे ले लेते हैं, है ना, और 100% यहाँ पे ले, किसी भी चीज़ का आप 100% लिया जा सकता है। अब इसमें से आप जितना भी नंबर आप लाते हैं, 100 में से अगर आप लाते हैं 80 नंबर, इसमें से 100 में से आप लाते हैं 70 नंबर, इसमें क्वालिफाइंग 42% पे है, तो अब रेलवे क्या करेगा कि 70% यहाँ से निकालेगा, है ना, तो 8 7 56, यानी कि 56 नंबर मानेगा कि आप 80 नंबर लाए हैं ना, तो मानेगा कि आप ये पार्ट ए में आप लाए हैं कितना, 56 नंबर, यानी कि आप जितना नंबर लाए हैं उसका 70% वो निकाल लिया। निकालेगा और इसका वो 30% यानी 30% निकालेगा, 100% करने के लिए। मेरिट तैयार करने अच्छा, के हाँ। लिए। इसमें से वो 30% निकालेगा, यानी 7 या 21 नंबर, 21 नंबर निकालेगा और दोनों को जोड़ देगा, 6 1 7 5 2 7, यानी कि आपका जो मेरिट बना 77% की। आपके पास जो कितना मेरिट है, मेरिट में आपको कितना नंबर, 77 नंबर, किसी का 76 होगा, किसी का 75 होगा, किसी का 85 होगा, किसी का 80 होगा, यही मेरिट बनता है। तो देखिए साइको टेस्ट में से तो मेरिट में से 30% नंबर, जितना भी नंबर लाएंगे हम 30% निकालेगा वहाँ से, इसलिए साइको को बिल्कुल सुरक्षित छोड़ देंगे। 42% नंबर हमको पासिंग चाहिए, 60% 65% नंबर हम लोग बन रहा है, 10 में 6 या 7 क्वेश्चन आराम से बन रहा है, तो उतना ही बना के छोड़ देंगे, गलती कम से कम करेंगे, है ना। एग्जाम्पल समझ लिए, हाँ सर। सिग्नल वाला बात समझ लीजिए। और यही एक चीज़ था जो हम आज से 4 साल पहले बनाए थे कि साइको टेस्ट पास करने का काला जादू, इस तरह के कोई टॉपिक था। उस समय मेरे पास कोई कैमरा क्वालिटी भी अच्छा नहीं था, तो वो वीडियो हमारा काफ़ी अच्छा चला था और उस वीडियो की वजह से काफ़ी स्टूडेंट को काफ़ी हेल्प मिला था, वो सब ड्यूटी कर रहे हैं। तो वही मेन पॉइंट को हम समझे थे कि आखिर साइको टेस्ट में क्या उसका मतलब क्या होता है, और मतलब ही समझना मेन होता है। चलिए, ये आपका प्लानिंग रेडी हो गया। हाँ सर। अब प्लानिंग तो रेडी होगा, अब स्टडिंग प्लानिंग के बारे में बात करें।